दोस्तों, अभी आपने जिस लड़की को सीसीटीवी फुटेज में देखा उसका नाम साशा शमसुद्दीन है। जिस रात की ये फुटेज है उसके अगले दिन पुलिस वालों को उसकी लाश उसके फ्लैट में मिलती है, जहां वो अकेले रहा करती थी। लाश पे गला दबाने का निशान साफ साफ देखा जा सकता था। अब पुलिस वालों के सामने ये सवाल था कि किसी ने उसका कत्ल क्यों और कैसे किया, क्योंकि उस सोसाइटी में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे, और तो और किसी भी फ्लैट के मेन एंट्रेंस पे एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। तो फिर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे किसी ने साशा का कत्ल उसके ही फ्लैट में जाके कर दिया और किसी को पता तक नहीं चला। दोस्तों, ये कहानी है फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में रहने वाली साशा शमसुद्दीन की, जो कि 27 साल की एक खुशनुमा लड़की थी। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में काम करने लगी। साशा के दोस्तों ने बताया था कि उसे वीकेंड्स पे पार्टी करना बहुत पसंद था। 16 अक्टूबर 2015 की रात साशा और उसके दोस्त हमेशा की तरह पार्टी करने अटारी नाइट क्लब गए थे। साशा रात लगभग 12:30 बजे अपने एक दोस्त एंथनी से बोलती है कि वो अपने घर जा रही है। अगले दिन सुबह एंथनी एक कैफे में बैठकर साशा का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि साशा ने उसे बोला था कि वो सुबह उस कैफे में एंथनी से मिलने आएगी। पर जब काफी देर हो गई और साशा ना तो कॉल उठा रही थी और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही थी, तो एंथनी को लगा कि हो सकता है कि साशा हैंगओवर में हो, इसलिए वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही। ये सोचकर एंथनी अपने घर वापस चला जाता है। कुछ घंटों के बाद एंथनी फिर से साशा को कॉल करता है, पर साशा की तरफ से अब भी कोई रिप्लाई नहीं आता। एंथनी साशा की फ्रेंड्स को कॉल करके पूछता है, पर उन्हें भी साशा का कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनकी भी साशा से सुबह से कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद एंथनी और उसके दो अन्य दोस्त उसका पता करने अपटाउन अपार्टमेंट में पहुंचे, जहां साशा रहती थी। उन्होंने पार्किंग में साशा की कार देखी। कार की पिछली सीट पे गिफ्ट पड़ा हुआ था, जो साशा ने खरीदा था, क्योंकि दूसरे दिन उसे एक बेबी शावर में जाना था। वे लोग उसके अपार्टमेंट में गए, दरवाजा खटखटाया और उसे बुलाया, पर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो एंथनी को लगा कि शायद साशा रात को घर आई ही नहीं। उसे ये शक होने लगा कि शायद साशा को किसी ने अगवा कर लिया, या फिर उसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि रात में साशा बहुत नशे में थी और घर के लिए अकेले ही क्लब से निकल गई थी। इसके बाद एंथनी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और साशा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। शाम को पुलिस की एक टीम साशा के फ्लैट की तलाशी लेने के लिए अपटाउन अपार्टमेंट पहुंची। पुलिस वाले जब फ्लैट के अंदर पहुंचे तो वहां कुछ भी अजीब नहीं था। सारा सामान अपनी जगह पे पड़ा हुआ था। तभी एक ऑफिसर साशा के बेडरूम में गया। उसने देखा एक कंबल को रोल करके बेड के पास रखा हुआ है और कंबल में से कुछ बाल और एक हाथ बाहर निकला हुआ है। जब वो पुलिस वाला कंबल पूरा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कंबल के अंदर साशा की लाश लिपटी हुई थी। पुलिस वाले तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं, क्योंकि साशा की गुमशुदगी का केस अब साशा के मर्डर का बन चुका था और साशा के गर्दन पे गला घोटने का निशान साफ साफ दिख रहा था। फॉरेंसिक टीम को फ्लैट के बाथरूम से एक इंसान का फिंगरप्रिंट मिला। कातिल ने साशा के फ्लैट को इतनी चालाकी से साफ किया था कि उसके अलावा पुलिस को और कुछ नहीं मिला। साशा की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चला कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी और उसके गर्दन पे जोरदार वार किया गया था, जिससे उसके गर्दन की हड्डी टूट गई थी और उसके गले को काफी ताकत से दबाया गया था। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को साशा के चेस्ट से कातिल का डीएनए भी मिला। पुलिस को अपनी शुरुआती जांच में ये पता चलता है कि जिस किसी ने भी साशा का कत्ल किया है, उसे या तो खुद साशा ने अपने घर में आने दिया या फिर
फिर उसके पास साशा के घर की चाबी होगी, क्योंकि दरवाजे पे किसी तरह का फोर्स एंट्री का निशान नहीं था। साशा के फ्लैट के अंदर एक तेज महक थी, जो कि पुलिस वालों के हिसाब से ब्लीच की थी, जिससे कातिल ने पूरे घर को साफ किया था ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिले। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पुलिस ने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की तो उसने बताया कि साशा रात में करीब 1:45 बजे 2 लड़कियों के साथ आई थी, पर उसके पास कोई आईडी नहीं थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से मना करने लगा। कुछ देर के बाद उसी अपार्टमेंट में रहने वाला एक आदमी आया तो उसने साशा को पहचान लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। साशा के पास न तो मोबाइल फोन था और न ही उसके फ्लैट की चाबी। सिक्योरिटी गार्ड साशा से बोलता है कि एक बार अपने कार में चेक करें, शायद वहां छूट गई हो। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड साशा के साथ उसकी कार तक जाता है, पर वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर सिक्योरिटी गार्ड साशा को उसके अपार्टमेंट तक ले जाता है, पर अपार्टमेंट के मेन गेट पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। साशा इतने नशे में थी कि उसको गेट का कोड याद नहीं आ रहा था, वो बार बार गलत कोड डाल रही थी। उसके बाद सिक्योरिटी वाला अपार्टमेंट के राउंड पे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि साशा वहाँ नहीं है, तो उसको लगता है कि शायद साशा को कोड याद आ गया होगा और वो अंदर अपने फ्लैट में चली गई होगी। सिक्योरिटी गार्ड के बयान के बाद पुलिस उस नाइट क्लब में जाती है जहाँ साशा और उसके दोस्त पार्टी करने गए थे। पुलिस वाले नाइट क्लब से लेकर साशा के अपार्टमेंट तक रोड पे लगी सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साशा क्लब से निकलते हुए दिखती है। नशे में होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद साशा 2 अनजान लड़कियों से बात करती हुई दिखाई देती है। फिर वो उन दोनों के साथ कार में बैठ जाती है। उसके बाद साशा उन दोनों लड़कियों के साथ अपने अपार्टमेंट के गेट पे दिखाई देती है, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी बताया था। इसके बाद पुलिस वाले मीडिया में ये अपील करते हैं कि उस रात जो भी 2 लड़कियां साशा के साथ उसके अपार्टमेंट तक आई थी, प्लीज वो पुलिस स्टेशन आके अपना बयान दर्ज कराएं। पुलिस की ये अपील काम कर जाती है। वो दोनों लड़कियां पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और अपने बयान में बताती हैं कि साशा नशे में लड़खड़ा के चल रही थी और कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे। साशा को उन लड़कों से बचाने के लिए ये दोनों साशा को अपनी कार में बैठाकर उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देती हैं। पुलिस को साशा के घर की तलाशी के दौरान उसका आईपैड मिला था, जिससे सुबह 5 बजे आखिरी मैसेज किसी बेन नाम के व्यक्ति को किया गया था। जब पुलिस बेन से पूछताछ करती है तो बेन बताता है कि वो और साशा कुछ हफ्तों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस रात भी साशा ने उसे मिलने के लिए क्लब बुलाया था, पर वो नहीं जा सका क्योंकि उसके दोस्त के घर पे पार्टी थी और वो पूरी रात अपने दोस्त के ही घर पे रुक गया था। पुलिस बेन का फिंगरप्रिंट और डीएनए साशा के घर से मिले फिंगरप्रिंट और डीएनए से जब मैच कराती है तो वो भी मैच नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाले बेन को छोड़ देते हैं। अब पुलिस के पास आखिरी सबूत के तौर पे रह गया था साशा के अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है तो जैसा सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी ने पुलिस वालों को बताया था, सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। साशा 1:46 पर अपने अपार्टमेंट में जाती हुई दिखाई देती है। एक अन्य व्यक्ति जो वहां रहने वाला था उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है और वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद 2:25 पर साशा फिर से दिखाई देती है। इस बार वो अकेली नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी भी उसके साथ था। उन्हें गैरेज में जाते हुए देखा जा सकता था, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी ने पुलिस को बताया था। तभी एक पुलिस वाले की नजर सुबह के 6:36 की सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी बड़ी सी पॉलिथीन
में कुछ लेकर साशा के बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। पुलिस वाले अब सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी की पूरी जन्म कुंडली खंगालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टीवन डक्सबरी एयरफोर्स से रिटायर्ड है और यहाँ पिछले 6 महीने से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है और स्टीवन डक्सबरी की शिफ्ट सुबह 6 बजे ही खत्म हो जाती है। अब पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पूछताछ में सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी बताता है कि वो जब सुबह में उस अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था तो उसे किसी के फ्लैट के बाहर वो पॉलिथीन दिखी तो उसने उसे उठा के बाहर डस्टबिन में डाल दिया। पुलिस वालों ने पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो? तो उसने बोला नहीं। पूछताछ के दौरान पुलिस वालों का शक स्टीवन डक्सबरी पे बढ़ता चला गया। पुलिस वालों ने सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी की फिंगरप्रिंट और डीएनए साशा के बाथरूम से मिले फिंगरप्रिंट और उसकी बॉडी से मिले डीएनए से मैच कराया तो वो मैच हो गया। लेकिन स्टीवन डक्सबरी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो साशा के रूम में गया था। अब पुलिस स्टीवन डक्सबरी का सच पता लगाने के लिए कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगती है। कोर्ट भी पुलिस की ये रिक्वेस्ट मान जाती है। इसके बाद स्टीवन डक्सबरी का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जिसमें स्टीवन डक्सबरी का सारा झूठ पकड़ा जाता है। स्टीवन के खिलाफ एक और सबूत पुलिस के हाथ लगता है और वो था स्टीवन का फोन, क्योंकि उसके फोन की सर्च हिस्ट्री में 17 अक्टूबर की सुबह 4:54 से 5:01 तक डिजिटल लॉक को अनलॉक कैसे करें ये सर्च किया गया था, जो कि अपार्टमेंट के दरवाजों पर लगे डिजिटल लॉक को खोलने के लिए था। लिहाजा पुलिस ने स्टीवन डक्सबरी से सख्ती से पूछताछ की पर उसने अपना जुर्म नहीं कबूला। इसके बाद पुलिस ने स्टीवन डक्सबरी के खिलाफ जुटाए गए सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया, जिनके आधार पर कोर्ट ने स्टीवन डक्सबरी को हत्या और बलात्कार के लिए 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों, यूं तो स्टीवन डक्सबरी ने कभी अपना जुर्म नहीं कबूला, पर मौकाए वारदात पे मिले सबूत उस काली रात की कहानी खुद ब खुद बयां करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।